मैं रमेश सर न्यू ब्राइट बे के न्यू लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का हमारा जो नया लेक्चर है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकाशिक यंत्र, और प्रकाशिक यंत्र में आज ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी, इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था, इसलिए इसको गैलीलियन टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्या होती है गैलीलियन टेलीस्कोप और इसे खगोलीय दूरदर्शी क्यों कहा जाता है। खगोलीय दूरदर्शी कहने का मतलब, क्योंकि खगोल का मतलब होता है दूर, आसमान में बहुत दूर की बड़ी बड़ी चीज़ों को देखा जाता है। और जैसे ग्रह हो गए, तारे हो गए, गैलेक्सीज हो गई, इन सबको खगोलीय दूरदर्शी कहा जाता है। इसमें हम लोग चलिए आज जानेंगे क्या है ये खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी को समझने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी की जो परिभाषा होती है, इसकी जो डेफिनेशन है कि बहुत दूर स्थित, इसमें दो शब्द हमें ध्यान रखने हैं। एक तो बहुत दूर स्थित, एक तो बहुत दूर स्थित वस्तुओं, और साथ में बहुत दूर स्थित तो ही हैं, प्लस ये बड़ी हैं। तो बहुत दूर स्थित, इसमें ऐसे लगा दीजिए, बहुत दूर स्थित बड़ी वस्तुओं को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत दूर का मतलब सूर्य हो गया, तारे हो गए, गैलेक्सी, ग्रह, उपग्रह, इन सब चीज़ों को इसके माध्यम से देखा जाता है। तो बहुत दूर स्थित बड़ी वस्तुओं को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, या फिर बहुत दूर स्थित वस्तुओं को जो हमें स्पष्ट दिखाती है, खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इन्हीं दो शब्दों से। अब इसमें खगोलीय दूरदर्शी की विशेषता क्या है। तो इसकी जो विशेषता होती है, इसमें भी जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी दो लेंस थे, इसमें भी दो लेंस होते हैं। तो एक इसमें होता है अभिदृश्यक लेंस, जिसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इसमें एक लेंस लगा रहता है, और एक और लेंस इसमें होता है जो नेत्र की ओर रहता है, क्योंकि जो वस्तु की ओर रहता है वो अभिदृश्यक मतलब जो दर्शन कराता है। दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस, इसको आप आईपीस या आई लेंस के नाम से जानते हैं। तो इसको आई माने नेत्र होता है, आई लेंस मतलब नेत्र के पास रहने वाला लेंस। तो जो हमारी नेत्र की साइड में रहता है वो नेत्रिका लेंस, और जो वस्तु जिसको हम देख रहे हैं, जिस सूर्य, ग्रह या तारे को, उधर साइड जो रहेगा वो हमारा अभिदर्शक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा वो ऑब्जेक्टिव, और जो आई की तरफ रहेगा वो आई लेंस। तो दो लेंस होते हैं। बात इसमें विशेषता की है। तो विशेषता का मतलब ये होता है, ये जो अभिदर्शक लेंस होता है, बड़े द्वारक के साथ साथ बड़ी फोकस दूरी, तो इसकी फोकल लेंथ भी काफ़ी होती है, और इसका द्वारक मतलब जो एपार्चर होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी जो टेलीस्कोप है वो चाइना वालों के पास है, जिसका लगभग 200 इंच से 500 इंच तक का द्वारक है। अब उसके बाद में नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस छोटे द्वारक का होता है, छोटे द्वारक प्लस इसकी फोकस दूरी भी छोटी होती है। तो छोटी फोकस दूरी। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम बड़ा द्वारक क्यों रखते हैं और इसको छोटा द्वारक क्यों? क्योंकि अभिदर्शक लेंस वस्तु हमसे बहुत दूर है। तो बहुत दूर से जब तक हम ज़्यादा प्रयास कलेक्ट नहीं करेंगे, यानी प्रकाश जो लाइट है उसमें ज़्यादा नहीं आएगी, तब तक हमारा जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं बनेगा। इसलिए जो बाहर का द्वारक है उसको काफ़ी बड़ा कर देते हैं। जितना ही बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट बनेगा, प्रकाश उसमें ज़्यादा इंटर करेगा।
और छोटा द्वारक क्योंकि उसको पास में ही देखना है इसलिए उसका द्वारक छोटा और फोकस दूरी भी छोटी। उसके बाद अब इसमें इसका सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो रे डायग्राम है। अब इसमें रे डायग्राम का प्रयोग करते हैं और उसी रे डायग्राम को ही आपको मेन समझना है, सारी चीज़ें हम उसी से कैलकुलेट करेंगे। तो ये इतना याद रखेंगे, परिभाषा बहुत दूर स्थित बड़ी वस्तुओं को देखने के लिए जिस दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं उसी को खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। और इस दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो द्वारा किया गया, जो है 1605 ईस्वी में या 1609 के अगल बगल किया गया है। उसके बाद इसमें एक जो बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का लेंस जो वस्तु की ओर रहता है उसे अपदर्शक लेंस, और दूसरा नेत्रिका लेंस जो छोटे द्वारक और छोटी फोकस दूरी का है। तो अब इसके सबसे मेन जो होता है वो रे डायग्राम होता है कि इसकी जो वर्किंग है, अंदर की जो प्रोसेस है वो रे डायग्राम से क्लियर होती है। इसलिए रे डायग्राम को हम लोग सबसे क्लियरिटी से समझने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। रे डायग्राम में सबसे पहले आप दो लेंस ले लीजिए। तो एक तो हम ये देखिए कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा सा दिखे जैसे होता है उसी टाइप से। इस बड़े द्वारक का एक लेंस ले लिया है और एक इसमें दूसरा छोटे द्वारक का लेंस लेंगे इस टाइप से, उसकी तुलना में छोटा कर देंगे, लेकिन इतना भी छोटा ना कर देना कि आपका रे डायग्राम भी सही से ना बन पाए। ये इसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो अब इसमें यहाँ से ये ऐसे इसका प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि ये लाइन जो डालते हैं जहाँ पे इसको काट रही है ये इसका अभिदृश्यक लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। और इधर नेत्रिका वाला इसको ऐसे ड्रा करिए तो ये नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया ई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक ही मुख्य अक्ष पे दोनों को स्थित कर लिया। अब चूंकि ये वस्तु तो बहुत दूर रहेगी क्योंकि ये अनंत की वस्तुओं को देखेगा, तो वस्तु को बहुत दूर रखना है। ये हमारी ए बी वस्तु हो गई जो अनंत दूरी पर रखी हुई है। अब अनंत दूरी की वस्तु जो होती है वह अनंत से प्रकाश वही आएगा जो प्रकाश की किरणें समांतर चलेंगी, तो समांतर होंगी वही अनंत से यहाँ तक पहुँचेंगी। इसलिए हम समांतर किरणों को ड्रा करते हैं। तो यहाँ से देखिए रे डायग्राम बनाने का सबसे इजी तरीका यही है। एक समांतर किरण सबसे पहले आप इसके प्रकाशिक केंद्र से लीजिए। तो प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण आप लेंगे ऐसे, वो आपकी हमेशा ऐसे सीधी चली जाएगी। ये सीधी आ जाएगी और यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे चली जाएगी ये। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, इसको इसके प्रकाशिक केंद्र से निकाल देना है। ये सबसे आसान तरीका है, इसकी सेटिंग कभी बिगड़ेगी ही नहीं क्योंकि जो प्रकाशिक केंद्र से आती है वो सीधी चली जाती है। तो पहली लाइन इसके भी प्रकाशिक केंद्र से और इसके भी प्रकाशिक केंद्र से, उसके बाद दूसरी लाइन इसी के समांतर ले आइए, ऐसे इसके समांतर आएगी और समांतर वाली इसकी यहीं से ऐसे निकल जाएगी। तो दोनों ये किरणें जहाँ पे मिल जाएंगी वही इसका प्रतिबिंब बना लेंगी। ये भी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ये यहाँ पे बन जाएगा और इस प्रतिबिंब का नाम हम लोग यहाँ पे रखेंगे। उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो ये नीचे बी डैश आ जाएगा हमारा, बी डैश ए डैश। ये इसका प्रतिबिंब हो गया वस्तु ए बी का उल्टा प्रतिबिंब बना लेकिन वास्तविक है। उसके बाद सेकेंड किरण जो थी इसको मुख्य अक्ष के समांतर लीजिए और समांतर वाली जो होती है वो हमेशा इस टाइप से ऐसे चली जाती है। अब ये किरणें आपस में तो कभी मिलेंगी नहीं क्योंकि आगे बढ़ेंगी तो इनका ये तो और फैलती जाएंगी, तो ये मिलती नहीं है, इनको मिलाया जाता है। जब मिलाया जाता है तो प्रतिबिंब आभासी वर्चुअल हो जाता है। तो इनको पीछे को बैक करिए, तो यहाँ से इस किरण को भी बैक कर लीजिए पीछे की तरफ और इसको भी पीछे की तरफ बैक कर लीजिए ऐसे। तो अब यहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होंगी ये इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जिसका नाम यहाँ से देखिए इसके आ रहा है बी से, तो ये हो जाएगा बी डबल डैश। ये ए के पास से आ रहा है तो ए डबल डैश तो ये इसका ए डबल डैश और बी डबल डैश एक अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। इस तरीके से इसका रे डायग्राम हमने कंप्लीट किया
अब चूंकि दूरदर्शी हो चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, सब दर्शन कोण पे आधारित हैं, इसलिए इनके वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण ये वाला होगा अल्फा। चूंकि ये ट्रेंगल कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये कोण इसके जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये बराबर होगा। तो यहाँ पे अल्फा मान लिया जाता है। तो ये वस्तु का हो जाएगा। इधर साइड देखिए, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण ये हमारा बीटा हो जाएगा। यहाँ पे इसको बीटा को ले लेते हैं। अब ये रे डायग्राम कंप्लीट हो गया है। दूरियां आप लिखेंगे इसकी तो दूरियों को कंसीडर कर लीजिए। ये हमारा है अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस ये वस्तु की ओर रहता है और ये नेत्र की ओर रहता है। यहाँ पे एक नेत्र लगा दीजिए ऐसे, ये तो ये कहलाएगा नेत्रिका लेंस। तो ये आपका नेत्रिका लेंस हो गया नेत्रिका लेंस, जिसको आईपीस लेंस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से ये प्रकाशिक के जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा बी से डिनोट किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस है तो बी हो जाएगा। उसके बाद ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसका फोकस ये नेत्रिका लेंस है तो इसका ये एफ ही है फोकस, और ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। इसलिए वस्तु की दूरी को हमेशा यू से लिखते हैं, नेत्रिका की है तो ई लगा देते हैं। इसके लिए ये अंतिम प्रतिबिंब है, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब की दूरी यदि आप देखना चाहें तो बी होती है, नेत्रिका का है तो बी ही हो जाएगी। डायरेक्शन हम लोग जानते ही हैं, लेंस से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की पॉजिटिव ली जाती हैं। चलिए, तो रे डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसके हम लोग गणना करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट किया जाए। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर। तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है, मैग्नीफिकेशन पावर, तो मैग्नीफिकेशन पावर इसलिए इसको शॉर्टकट में m से लिखा जाता है। और ये मैग्नीफिकेशन पावर m किस पे डिपेंड करती है, m बराबर ये आपका, इसको आप कलर स्पष्ट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत मेन है इसके लिए। तो जो m होता है वो हमेशा बीटा अपान अल्फा होता है। तो ये हम लोग पहले से ही सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी बता चुके हैं। अल्फा जो होता है इसे आपको दिमाग में रखना है। अल्फा जो होता है ये वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। तो ये नेत्र पे बनाया गया दर्शन कोण, और जो बीटा होता है प्रतिबिंब, वो भी अंतिम प्रतिबिंब। तो अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। तो ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, तो उसको बीटा कहा जाता है। और वस्तु द्वारा नेत्र पे बनाया गया दर्शन कोण को हम लोग अल्फा कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। बीटा जो होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, और वस्तु के द्वारा नेत्र पे बनाया गया दर्शन कोण को अल्फा कहते हैं। तो दोनों ही नेत्र पे बनते हैं। एक प्रतिबिंब के द्वारा बनेगा, ये जो प्रतिबिंब है ये इस पे बनाएगा, और दूसरा ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, वो कितना बनाता है। अब इसमें इसको कंसीडर करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक विशेषता है, वो लिख लीजिए पहले। यहाँ पे हमें ये अक्सर लिखना है क्योंकि ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है। यदि अल्फा और बीटा यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हों, यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हों, तो उस केस में होता क्या है कि हम बीटा को
tan बीटा और अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो कोण बहुत छोटे होने के केस में ये लिखा जा सकता है। अब उसी तरीके से अब इसको हम लोग यहाँ से आगे प्रूव करेंगे। अब देखिए, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करिए, तो ये हमारा m जो बन जाएगा, m क्या बन जाएगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो ये आवर्धन क्षमता का सूत्र बन जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जब ये मैथ की प्रॉपर्टी आप लगा देंगे, यदि दोनों एंगल बहुत छोटे हैं तो उनमें tan लगाया जा सकता है। चलिए, tan लगाने का कारण ये है क्योंकि tan 0 0 होता है, तो 0 के बराबर लगभग अल्फ़ा बीटा को, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को, जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों को लगभग ये समझ लीजिए 0 के नियर अबाउट मान लिया जाता है। तो जब अल्फ़ा और बीटा 0 के नियर अबाउट होंगे तब ये प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है और ये आपको एक इक्वेशन प्राप्त होती है। चलिए, यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब हम लोग बहुत सिंपल प्रॉपर्टी इसके रे डायग्राम आगे स्टार्ट करते हैं। tan अल्फा और tan बीटा के मान रे डायग्राम से कैसे कंसीडर करेंगे। तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले tan अल्फा, तो tan अल्फा आपको देखना पड़ेगा किस त्रिभुज में आ रहा है। तो त्रिभुज यहाँ से देखिए, अल्फा ये है, वैसे होना ये चाहिए था लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो ट्रेंगल ओ ए डैश बी डैश में, तो ट्रेंगल ओ ए डैश बी डैश में ये यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रेंगल ओ ए डैश बी डैश। अब इसमें देखिए लगा देंगे अपना tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका ए डैश बी डैश अपॉन आधार इसका ओ ए डैश ये हो जाएगा। और ओ ए डैश को आगे फिर हम इसमें कंसीडर कर लेंगे, अभी इसको चाहें तो इसी को मान लें समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरा ट्रेंगल जिसमें बीटा बन रहा है उसको लेंगे। तो अब ट्रेंगल ओ, देखिए बीटा कहाँ है हमारा, ये है, तो ये ट्रेंगल पूरा आएगा ई ए डबल डैश बी डबल डैश में, ट्रेंगल ई ए डबल डैश बी डबल डैश में। तो यहाँ से हमको बीटा मिल जाएगा। बीटा के लिए भी वही सिंपल तरीका है, उसको अप्लाई करेंगे। तो tan की प्रॉपर्टी, tan बीटा इज इक्वल टू लंब ए डबल डैश बी डबल डैश, लंब बटे आधार होता है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन आधार ई ए डबल डैश, तो ई ए डबल डैश। अब इसमें ध्यान करें, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों सिमिलर हैं, और जो सिमिलर ट्रेंगल होते हैं उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दें, ट्रेंगल ई ए डबल डैश बी डबल डैश, देखिए ट्रेंगल ई ए डबल डैश बी डबल डैश, ट्रेंगल ई ए डबल डैश बी डबल डैश सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है, किसके सिमिलर है, ट्रेंगल ई ए डैश बी डैश। तो ट्रेंगल ई ए डैश बी डैश के यदि ये सिमिलर है तो हम लोग इसमें क्या करेक्शन कर सकते हैं, देखिए यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये tan बीटा जो है ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि ये हम कर सकते हैं जो हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ई ए डैश आया था, इसको बराबर लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। तो ई ए डैश क्योंकि सिमिलर की प्रॉपर्टी से संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो ये अर्थात हमारा tan बीटा ये बराबर बन गया ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। तो ये समीकरण 2 हो गई। अब इसमें समीकरण 1 से tan अल्फा और समीकरण 2 से tan बीटा के मान समीकरण ए में रखने पर, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लिखेंगे, ये लिखना पड़ता है समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 तथा वो 2 से 1 से tan अल्फा और b से tan बीटा के मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर, तो चलिए जिसमें रखते हैं उसको नोट कर लिया जाता है, तो उसको नोट कर लीजिए tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए, तो tan जो बीटा है वो आपका है a डैश बी डैश अपॉन ए डैश बराबर, लाइन खींच ली ये वाली। tan अल्फा आपने अभी अभी निकाला था, 1 मिनट, हाँ ये ए डैश, tan अल्फा ये है a डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, तो ओ ए डैश, तो ओ ए डैश हो गया। अब इसमें अंश सिमिलर हैं, जो चीज़ सिमिलर होते हैं वो कट जाते हैं, इनको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आवर्धन जो हो जाएगा, जो हर होते हैं वो अपना स्थान बदल लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो m यहाँ पे आते हैं, तो हमारा जो m बराबर हो गया वो ओ ए डैश, देखिए ओ ये है, ए डैश ये है, तो ये फोकस पे हो रहा है, तो ये हमारा चूंकि अपदर्शक लेंस है इसलिए ये दूरी एफ हो जाएगी, तो ये दूरी एफ है। तो जो ओ ए डैश है इसको चाहो यहाँ पे लिख दीजिए, ओ ए डैश बराबर एफ और ये प्लस का ही रहेगा, और ई ए डैश, देखिए ई ए डैश ये इसके लिए वस्तु है, तो वस्तु है तो ये दूरी हमारी यू ई, नेत्रिका है तो यू ई, तो ये आपका हो जाएगा ई ए डैश बराबर माइनस का यू ई, माइनस इसलिए है क्योंकि बाईं ओर है, बाईं ओर की दूरियां निगेटिव होती हैं, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एफ ओ अपॉन माइनस का यू ई, तो ये आ गया दूरदर्शी के लिए, आप इसमें दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र, मैग्निफिकेशन पावर का मेन फार्मूला। तो यहाँ पे मुख्य फार्मूला स्टार्ट ये प्राप्त कर लिया है, इसके आगे भाग है, यानी कि यह इसके दो प्रकार के लीजिए, इसको दो प्रकार से यूज किया जाता है, जैसे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किया था। एक बार जब इसका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बने तब, और दूसरा जब इसका अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे बने। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं शर्त नंबर 1 या केस नंबर 1। तो फर्स्ट केस में क्या लेते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, डी मानव के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, तो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी को आप b से कहते हैं, तो b, और नेत्रिका के लिए तो e, तो b इज इक्वल टू डी माइनस का रख देंगे, तो उस केस में इसका जो यू ई है वस्तु की दूरी, वो आप u इक्वल टू यू ई हो जाएगा, u इक्वल टू यू ई। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेत्र वो लेंस सूत्र से, तो जो लेंस सूत्र होता है, लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब इसमें यही प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/b, b की जगह पे रखोगे माइनस का d माइनस डी और ये ऑलरेडी माइनस है, 1/u, तो u की जगह पे यू ई करोगे, लेकिन माइनस का यू ई, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 1/f नेत्रिका के लिए है तो ये भी एफ ई हो जाएगा, तो एफ ई इक्वल टू माइनस का 1/d माइनस प्लस 1/u ई। और यहाँ पे ध्यान करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एफ ओ 1/u ई, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही 1/u ई यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो 1/u ई इज इक्वल टू 1/f ई
और ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 1/d। तो ये मान जो उठा रखा है इसी को यहाँ पे लगा देंगे। इसमें इस समीकरण का कोई नाम दे दीजिए। तो ये समीकरण हमारी 3 है। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, तो समीकरण 3 में मान लगा दीजिए 1/u का। तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस का FO और ब्रैकेट में 1/Fe प्लस 1/d। अब इसमें Fe से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखिए Fe से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बटे में भी करा देंगे Fe से। अब यहाँ पे नीचे Fe कॉमन हो जाएगा तो 1/, ये m इक्वल टू माइनस का FO/Fe। Fe नीचे कॉमन हो गया इसीलिए किया ऐसा। तो यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा तो 1 प्लस, अब ये नीचे वाला कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, नीचे तो d रह जाएगा, ऊपर आपका Fe। तो ये इस तरीके से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया उस कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, उसके आवर्धन के लिए सूत्र है। अब हम लोग इसके आगे, तो ये दूसरा केस है, केस नंबर सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर, तो यहाँ पे अनंत पे बनेगा तो जो b होता है इसको इनफाइनाइट कर देंगे। पहली बात, b इनफाइनाइट कब होगा, जब आपका ui है, जो वस्तु है वो उसके कहाँ पे रख दी जाए, फोकस पे रख दी जाए, Fe पे, तो तभी संभव है। v आपका अनंत पे तभी जाएगा तो जो u Fe पे हो, फोकस पे वस्तु को रखने से ही अनंत पे चला जाता है। तो लेंस सूत्र से यहाँ पे लिखेंगे, लेंस सूत्र से क्या होता है, ये 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब नेत्र के लिए लगाएंगे, नेत्रिका लेंस के लिए लिया जाता है, तो नेत्रिका लेंस के लिए ही किया जाता है। तो 1/fe हो जाएगा इक्वल टू 1/be माइनस 1/ue। अब वैल्यू लगा दीजिए, जहाँ b है उसको अनंत रख दीजिए, तो 1/fe इक्वल टू 1/ इनफाइनाइट हो गया, और जो ue होगा वो इसकी किस में चली जाएगी, Fe में। तो ये इसकी Fe में चला जाएगा 1/1 मिनट ue, तो ये ue पे लगा देंगे। अब इसमें 1/ue की वैल्यू जो है उठा करके उसमें रखेंगे, तो m बराबर क्या बन जाएगा हमारा, FO अपॉन Fe। तो ये जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा उस समय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है ये, उस केस में FO/Fe। FO अविदर्शक लेंस की फोकस दूरी है, Fe नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। इस तरीके से यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी के पूरा स्ट्रक्चर, रे डायग्राम और उसकी दोनों कंडीशन केसेस को यहाँ पे कंप्लीट किया। लास्ट टॉपिक बचता है, अब इसके बाद में टेलीस्कोप से, वो होता है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे जब कोई दीवार है और उस दीवार हमसे दूर है, उसमें हम 2 लाइन बना दें और उससे हम दूर जैसे जाएंगे तो वो दोनों लाइनें यदि बहुत पास पास बनी हैं तो थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे हम पीछे हटते जाते हैं उनके द्वारा जो बनाए गए कोण हैं, दर्शन कोण हैं, वो भी छोटे होते जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद यदि पास पास बनी है तो वो दोनों हमको एक ही लगने लगती हैं। तो अब उसमें हम आगे उनमें विभेदन नहीं कर पाते हैं। विभेदन का मतलब उसमें अलग अलग नहीं देख पाते हैं। तो हर किसी की अलग अलग देखने की, कि दोनों के प्रतिबिंब बिल्कुल अलग अलग दिखें, उसकी एक लिमिट होती है हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ऐसे ही हमारे नेत्र की भी है। मानव नेत्र की कोई भी 2 चीज़ें अलग अलग देखने की जो लिमिट है वो उनके द्वारा बनाए गए कोण पर निर्भर करती है।
यदि दो वस्तुएं इसे 1 मिनट, तो 1 मिनट कहें या इसको 1/60 डिग्री कहें कि कोण से यदि कम है, कम कोण बन रहा है, छोटा कोण बन रहा है, 1/60 डिग्री से छोटा कोण बनने पे हमारी आंख द्वारा हम उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। अतः हमारे आंख की जो है विभेदन क्षमता, जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है, वो 1/60 डिग्री होती है। इसी प्रकार ये जितने भी प्रकाशिक यंत्र होते हैं, इनकी विभेदन क्षमता इनकी विभेदन सीमा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी किसी की विभेदन सीमा जितनी ज़्यादा होगी उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही कम होगी। इस तरीके से जो दूरदर्शी की विभेदन सीमा होती है वो λ/d होती है, जहाँ लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, d अभिदर्शक लेंस का द्वारक है, और जिसको रेडियन बदला गया रेडियन में तो 1.22 λ/d। इसको जब समानुपाती को हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे d जो अभिदर्शक लेंस है उसका द्वारक है। इस तरीके से हम दूरदर्शी की विभेदन सीमा समानुपाती λ/d, लैम्डा को हटाने से ये आता है, इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। विभेदन सीमा कि हम कब किसी भी चीज़ को कहाँ तक अलग अलग देख पाएंगे वो उसकी विभेदन क्षमता के आधार पे देखा जाता है। तो इस तरीके से रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑपरेटर्स का जो है विभेदन क्षमता हमेशा उसकी विभेदन सीमा की अपोजिट होती है। ठीक है, थैंक यू। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास होगी।